नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल साइंस का जादूगर में। मैं दिव्यांश आपके लिए कुछ नए नए क्वेश्चंस, कुछ अच्छे क्वेश्चंस, बोर्ड वाले क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको 4 क्वेश्चंस कराए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आज मैं आपके लिए कुछ और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, कुछ इक्वेशंस क्वेश्चन आज मैं आपको लेकर आया हूँ। सो लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। यस स्टूडेंट्स, आर फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहले, वाई डू सम एलिमेंट्स लाइक कॉपर एंड आयरन शोज वेरिएबल वैलेंसीज, यानी कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं पीरियडिक टेबल में, जैसे कि कॉपर एंड आयरन, ठीक है, वो वेरिएबल वैलेंसीज क्यों शो करते हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ वेरिएबल वैलेंसी है क्या। ठीक है, कॉपर Cu एंड आयरन दैट इज Fe। ठीक है, ये इसका सिंबल हो गया, कॉपर का सिंबल हो गया Cu, आयरन का सिंबल हो गया Fe। ठीक है, वेरिएबल वैलेंसी का मतलब है इनकी वैलेंसीज क्या होती है। कॉपर +1 वैलेंसी दिखाता है, कॉपर +2 वैलेंसी भी दिखाता है। ठीक है, आयरन जो है +2 वैलेंसी भी दिखाता है, और आयरन जो है +3 वैलेंसी भी दिखाता है। ठीक है, तो मुझको ये पता करना है कि ये जो ऐसे एलिमेंट्स हैं ये वेरिएबल वैलेंसी क्यों दिखाते हैं। ठीक है, इसका रीज़न क्या है इनका, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं। कॉपर जो कि +1 और +2, आयरन यानी कि +2 और +3। ठीक है, कॉपर आपने पढ़ा 5th चैप्टर में है आपके में पूरा पीरियोडिक टेबल। ठीक है, हमारे 4 ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है एस ब्लॉक, एक होता है पी ब्लॉक, एक होता है डी ब्लॉक और एक होता है एफ ब्लॉक, यानी कि इन ब्लॉक्स में हमारे एलिमेंट्स मिलते हैं हमको। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि इन पीरियोडिक टेबल हम अपने 5th चैप्टर में पढ़ेंगे उसको। ठीक है, एस और पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं लेफ्ट हैंड साइड, पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं राइट हैंड साइड, और एस और पी ब्लॉक के बीच में जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी हम बोलते हैं। तो एस और पी के बीच में जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है जब हम उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है उनका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, बट दिस टाइप ऑफ कन्फिगरेशन इज नॉट इन योर सिलेबस। ये कन्फिगरेशन जो है आपके सिलेबस में नहीं है, ये 11th का है। मैंने आपको केवल रेफरेंस के लिए मैंने आपके लिए लिख दिया ये। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। ठीक है, ये केवल हो गया 3D ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, यानी कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो S में जाएगा, उसके बाद P में जाएगा, उसके बाद D में जाएगा। ठीक है, लेकिन D में जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, D ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं इसके पास ये जब इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, फिल करेगा, ये इसका क्या होगा, सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, कॉपर जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 29, आयरन का 26। यानी कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो इसको जो एलिमेंट्स आएंगे, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो किस में आएंगे, डी ब्लॉक वाले में। ड्यू टू डी ब्लॉक, क्योंकि इसके एलिमेंट्स, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो किस में आएंगे, डी में आएंगे, इसीलिए ये क्या करता है, वेरिएबल वैलेंसीज को शो करेगा। और मैं आपको एक और प्रॉपर्टी बता दूं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो इनिशियली जो है ज़्यादातर जो है क्या करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी ही शो करते हैं। ठीक है, तो आर कंसेप्ट इज दिस टाइप ऑफ एलिमेंट शो द वेरिएबल वैलेंसी ड्यू टू इट इज प्रेजेंट इन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि ये क्या है, डी ब्लॉक में पाए जाते हैं, इसीलिए ये वेरिएबल वैलेंसी को शो करते हैं। ठीक है, आर सेकंड क्वेश्चन,
सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपन्स इफ NaOH इज एडेड टू फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि क्या होगा जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और उसको क्या करेंगे, वार्म करेंगे, गर्म करेंगे। व्हाट इज़ द इन्फ्लुएंस, यानी कि ये जो रिएक्शन करने के बाद क्या रिएक्शन होने वाली है ये हमको बताना है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सबसे पहले मैंने बात करनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। ठीक है, हम इसमें रिएक्शन किसकी करने वाले हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट, यानी कि मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा NH4 होल ट्वाइस FeSO4 2.6H2O, यानी कि हमें मालूम है आयरन जो है, आयरन की वैलेंसी कितनी है 2, तो आयरन का 2, ठीक है, क्रॉस करते हैं हम इस तरीके से FeSO4 NH4 Fe का कितना आ गया 2, NH4 का होता है 1, क्रॉस हो जाए क्या आ जाएगा FeNH4 2, और सल्फेट पे वैलेंसी होती है 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला फेरस अमोनियम सल्फेट का, और 6H2O। ठीक है, ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है हमारे 6। तो हम आपको बताते हैं कि व्हाट हैपन्स इफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड वार्म, तो व्हाट इज द इन्फ्लुएंस, क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको आंसर बताता हूँ। व्हेन NaOH is added to ferrous ammonium sulfate solution and वार्म। ठीक है, यानी कि जब हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को फेरस अमोनियम सल्फेट में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो सोडियम एंड फेरस आयंस सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को फेरस अमोनियम सल्फेट से क्या किया, ऐड किया, तो सोडियम के आयंस और फेरस के आयंस क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे और अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को इंडिविजुअली वो दिखाना शुरू कर देंगे, आइदर इन कलर की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, यानी कि सोडियम एंड फेरस आयंस सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड शो देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, यानी कि अब अपनी क्या करेंगे, वो अलग अलग प्रॉपर्टी को दिखाएंगे। ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टी को दिखाएंगे। इसके बाद क्या होने वाला है, जब मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड को NH4 FeSO4.6H2O को जब मैं रिएक्शन करूंगा, तो उसके बाद क्या होता है, एक ग्रीन प्रेसिपिटेट बनेगा, किसका, फेरस हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, एक ग्रीन प्रेसिपिटेट बनने वाला है, किसका, फेरस हाइड्रोक्साइड का। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक ग्रीन PPT ऑफ FeOH2। ठीक है, ग्रीन PPT बनेगा किसका, फेरस हाइड्रोक्साइड का। एंड रोक दियो 1 मिनट, यस, एंड स्मेल ऑफ NH3, यानी कि आपको किसकी स्मेल आने वाली है इसमें, अमोनिया की, NH3 की। अब अमोनिया की जब आपको स्मेल आ रही है, इसका मतलब इसमें अमोनियम आयंस प्रेजेंट होगा। ठीक है, एंड स्मेल ऑफ NH3 ऑब्जर्व्ड बिकॉज ऑफ NH4+ आयंस, यानी कि एक ग्रीन प्रेसिपिटेट बनने वाला है किसका, फेरस हाइड्रोक्साइड का, और आपको स्मेल आएगी किसकी, अमोनिया की, किसकी वजह से, NH4+ आयंस की वजह से। ठीक है, यानी कि ये इतना होने वाला है। इसके बाद ये रिएक्शन कौन सी है, ठीक है, इसमें आपको डबल सॉल्ट मिलेगा, एक मिलेगा आपको फेरस हाइड्रोक्साइड और एक मिलेगा आपको NH4+ आयंस। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है,
फेरस सल्फेट अमोनियम, यानी कि ये किसकी एग्जाम्पल हो गया, इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट रिएक्शन, यानी कि ये किसकी रिएक्शन है, डबल सॉल्ट रिएक्शन की है, क्योंकि यहाँ पे हमने दो सॉल्ट को यहाँ पे क्या कर रखा है, मिक्सअप कर रखा है। ठीक है। यस स्टूडेंट्स, आवर थर्ड क्वेश्चन, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हेन सल्फर इज ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड, जब हम सल्फर की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करेंगे। ठीक है। वी ऑल नो अबाउट द नाइट्रिक एसिड, हम नाइट्रिक एसिड के बारे में जानते हैं। नाइट्रिक एसिड क्या है, वीक एसिड है। ठीक है। यानी कि जब हम क्या करेंगे, सल्फर को नाइट्रिक एसिड से क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। ठीक है। नाइट्रिक एसिड क्या है, वीक एसिड है, सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, दैट्स वाई इट इज नेगेटिवली चार्ज, हाइड्रोजन प्लस NO3 माइनस। जब आप वीक एसिड की रिएक्शन नॉन मेटल से करने वाले हैं, ठीक है, ये स्पेशल रिएक्शन है, क्या बना देगी, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी। ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बनेगा। ठीक है। एक और बार मैं आपको बता देता हूँ, व्हेन सल्फर इज ट्रीटेड विथ नाइट्रिक एसिड इट कन्वर्ट्स इनटू सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है। ये बनेगा क्योंकि सल्फर और H, ठीक है, ये क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड बना देंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं इस इक्वेशन को। ठीक है। नाइट्रेट H2O H2SO4, यानी कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सल्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सल्फर कितना है, ओनली रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड पे कितना है सल्फर, 1। ठीक है, 1। प्रोडक्ट साइड पे सल्फर 1, यानी कि हमारा सल्फर बैलेंस है। हाइड्रोजन कितना है, 1। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन। ठीक है। इसके बाद नाइट्रोजन कितना है, 1। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, मॉलिक्यूल्स ओनली 1। अब आते हैं ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन कितना है हमारा, 3। ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4 और 2 6 और 1 7। सो वी हैव टू बैलेंस फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन, यानी कि हम सबसे पहले किसको बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन को हम बैलेंस करते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन को हमने बैलेंस किया, यहाँ पे मैंने लगा दिया 6, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ कितना है, 4। मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 2 2 जा 4 हाइड्रोजन और 2, यानी कि हमारी हाइड्रोजन यहाँ हो चुकी है बैलेंस, प्लस 2, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया। ऑन रिएक्टेंट साइड आवर हाइड्रोजन इज 6, ऑन प्रोडक्ट साइड आवर हाइड्रोजन इज 6। सो वी हैव टू बैलेंस द नाइट्रोजन। ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ कितना आ गया, 6 बन जा 6। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई द 6। हमें क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन को यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। नाइट्रोजन कितना हो गया, 6। यहाँ पर नाइट्रोजन कितना हो गया, 6, यानी कि हमारा सल्फर बैलेंस है, हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, हमारा नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। इसके बाद हम बैलेंस करते हैं किसको, ऑक्सीजन को। ठीक है। ऑक्सीजन है हमारा, कितना हो गया ऑक्सीजन, देखते हैं, 4 प्लस 2 6 जा 12 प्लस 2 बन जा 2, यानी कि 12 और 2 14 और 4 18। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 3 6 जा 18, यानी कि हमारा यहाँ पे जब हम यहाँ पे से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आके हमारा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया है। अब दोबारा से चेक कर लेते हैं, देखिए हाइड्रोजन कितने, 6, हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 जा 4 और 2 6। सल्फर कितना है हमारा, 1। ठीक है। और ऑक्सीजन कितना आ गया हमारा, ऑन प्रोडक्ट साइड 18, ऑन रिएक्टेंट साइड 18। आर इक्वेशन इज बैलेंस नाउ, यानी कि हमारी ये इक्वेशन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, इसमें जो नाइट्रिक एसिड है ये किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या करेंगे, सल्फर को क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, यानी कि ये जो है क्या करेगा, सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देगा, सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज माने होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन होना।
तो इसमें क्या किया, नाइट्रिक एसिड ने सल्फर में क्या कर दिया, ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, इसीलिए ये नाइट्रिक एसिड इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और सल्फर क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक कार्बोनेट इज कैल्शिनेटेड, यानी कि जब हम जिंक कार्बोनेट को क्या करने वाले हैं, कैल्शिनेटेड करने वाले हैं। जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है ZnCO3, जब हम इसको क्या करेंगे, कैल्शिनेटेड होता है जिंक कार्बोनेट के ओर को जब हम इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या करेंगे, हीट करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, तो वो किस में टूट जाएगा, ZnO + CO2, यानी कि इट ब्रेक्स डाउन इनटू जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जिंक कार्बोनेट जो है जब हम इसको कैल्शिनेटेड करेंगे तो ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है जिंक सल्फाइड इज रोस्टेड, यानी कि जिंक सल्फाइड को जब हम क्या करने वाले हैं, रोस्ट करने वाले हैं, जिंक सल्फाइड इज रोस्टेड। रोस्टिंग का मतलब है जब हम किसी भी ओर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, ठीक है, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या बना देगा, जिंक की ऑक्साइड बनाएगा और सल्फर डाई ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, जिंक की सल्फाइड बना दी और जिंक की ऑक्साइड और सल्फर डाई ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को क्या करने वाले हैं, बैलेंस करने वाले हैं। देखिए Zn कितना है 1, यहाँ Zn कितना है 1, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 और 1 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, Zn कितना आ गया 2, ऑक्सीजन कितना आ गया 2 और 2 यानी कि 4, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 से ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि हमारा ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जब हमने देखा यहाँ पे 2 Zn है, ठीक है, यानी कि Zn को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। जिंक हमारा हो गया कितना 2, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया हमारा 2 2 जा 4, यानी कि 2 और 2 4। अब आ गया सल्फर, सल्फर कितना रह जाएगा यहाँ पे 2, लेकिन यहाँ पे सल्फर है 1, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ठीक है, सल्फर हो गया 2, जब हमने सल्फर को बैलेंस किया तो हमारा ऑक्सीजन हो गया अनबैलेंस, इसका मतलब 2 2 जा 4 और 2 6, ठीक है, 6 हो जाएगा। यहाँ प्रोडक्ट साइड कितना है 4, यानी कि वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई द 3 टू मेक इट 6, यानी कि हमें 6 बनाने के लिए रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि अब दोबारा चेक कर लेते हैं, जिंक कितना हो गया 2, जिंक इधर प्रोडक्ट साइड है 2, ठीक है, ऑक्सीजन कितना हो गया 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 2 जा 4 और 2 6, ठीक है, सल्फर कितना है 2, सल्फर कितना है 2, हमारी इक्वेशन अब क्या है, बैलेंस हो गई। नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं, जिंक ऑक्साइड इज रेड्यूस टू जिंक, यानी कि जिंक की ऑक्साइड को हमने किस में बदलना है, जिंक में, मेटल में। ठीक है, जिंक ऑक्साइड को, यानी कि ये क्या एक और है, तो हम इसको क्या करेंगे, कार्बन की प्रेजेंस में हम इसको हीट करेंगे। जब ये कार्बन की प्रेजेंस में हीट होगा तो ये क्या बना देगा, जिंक अलग और कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि क्या होती है, गैस होती है, वो क्या हो जाएगी, यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, ये होगा हीटिंग प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सिनेबार इज हीटेड इन एयर, यानी कि सिनेबार को जब हम एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा सिनेबार का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, स्टूडेंट्स जो है यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिनेबार, सो वी हैव राइट द फॉर्मूला ऑफ सिनेबार, इट इज HgS, यानी कि मर्करिक सल्फाइड। ठीक है, मर्करिक सल्फाइड है ये। जब हम इसको क्या करेंगे, एयर की प्रेजेंस में हीट करेंगे, एयर की प्रेजेंस में O2, तो ये क्या करेगा, Hg प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि ये किस में बदल जाएगा, O। ठीक है, यानी कि जब हमने सिनेबार को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया, जैसे कि मेरी कौन सी वाली रिएक्शन थी, ये वाली ऊपर वाली, आप सेकंड इक्वेशन को देख सकते हैं। जब मैंने एक जिंक का सल्फाइड था उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया तो उस मेटल का ऑक्साइड बना और सल्फर डाइऑक्साइड वहाँ से इवॉल्व हो गया। ठीक है, सेम रिएक्शन यहाँ पे है, व्हेन सिनेबार इज हीटेड इन ऑक्सीजन, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इट फॉर्म्स द HgO एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, मर्करिक ऑक्साइड बनाएगा और क्या बना देगा, सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा। अब हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। Hg कितना 1, Hg इन 1, यहाँ पे कितना है 2 ऑक्साइड, यहाँ पे कितना है 2 और 1 3। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय द 2 एंड 2, आर ऑक्सीजन इज बैलेंस। ठीक है, उसके नेक्स्ट है Hg कितना हो गया हमारा 2, ऊपर वाली रिएक्शन की तरह हम इसको सेम क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे, यानी कि यहाँ आना चाहिए 2
यहाँ आना चाहिए कितना 3 और यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ आएगा 2। चेक कर लेते हैं इसको एक बार। मरकरी कितना है यहाँ पे, रिएक्टेंट साइड 2, यहाँ पे मरकरी कितना आ गया 2, ठीक है। सल्फर हमारा कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड कितना आ गया 2, ऑक्सीजन कितना है 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 और 4 6, यानी कि सेम ऊपर वाली ही रिएक्शन है। कौन सी वाली, सिनेबार, व्हेन सिनेबार इज हीटेड इन एयर, ठीक है। नेक्स्ट मैग्नीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर, यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड एक और है, हम उसको जब क्या करेंगे एल्यूमिनियम पाउडर से मैग्नीज डाइऑक्साइड की हम क्या करने वाले हैं, रिएक्शन करने वाले हैं। मैग्नीज डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, MnO2 प्लस एल्यूमिनियम पाउडर, ठीक है। जब हम इसको क्या करेंगे बैलेंस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा अलग और एल्यूमिनियम की ऑक्साइड बना लेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है मोर रिएक्टिव है मैग्नीज से, तो क्या बना देगा, इसकी ऑक्साइड बना देगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, बैलेंस करने वाले हैं, ठीक है। मैग्नीज डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम, मैग्नीज एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। पॉज कर ले। हाँ, मैग्नीज है कितना है 1, या मैग्नीज कितना है 1, ऑक्सीजन है यहाँ पे 3, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई द 3, 2 3 जा 6, ठीक है। ऑक्सीजन हमारा आ गया यहाँ पे 6, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई द 2, हमने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यानी कि यहाँ पे मैग्नीज कितना आ गया 3 आ गया। तो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, इनिशियली 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमारा मैग्नीज बैलेंस हो गया, हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ठीक है। यहाँ कितना है एल्यूमिनियम 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ पे कितना का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 का, हमारी इक्वेशन यहाँ पे क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। तो इनिशियली हमने इन क्वेश्चंस के बारे में देख लिया है, और अगली क्लास में हम आपके लिए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाने वाले हैं। आज हमने देखा केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। अगले वाले लेक्चर्स में मैं आपके लिए मैथ्स का लेसन नंबर 15 प्रोबेबिलिटी शुरू करने वाला हूँ। प्रोबेबिलिटी, हाँ प्रोबेबिलिटी मैं इसलिए शुरू करने वाला हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स जो है जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको तो अच्छी तरीके से कर लेते हैं, लेकिन जो लास्ट पार्ट है उस पर आप क्या कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। यानी कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके 11th में भी इंक्लूडेड है, आपके 12th में भी इंक्लूडेड है, इसीलिए मैं आपको सबसे पहले 10th में प्रोबेबिलिटी चैप्टर को पढ़ाऊँगा, ठीक है।